Hello everyone. Today we are going to discuss the first chapter of Civics for class 8. The presentation will be in English as well as Hindi. The name of the chapter, the Indian Constitution. In this module, we will discuss about why does a country need a constitution, key features of the Indian Constitution, fundamental rights. So, are you ready? Let's start. At first, we will discuss why does a country need a constitution. A constitution lays out certain ideals that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in. It means जो सिटीजन है वो जिस आइडियल्स में मतलब एक द बेसिस ऑफ कुछ आइडियल सर्टेन आइडियल्स होता है उसमें सिटीजन रहने की जो एस्पायर करते हैं रहने चाहते हैं उस सर्टेन आइडियल्स जो एक कंट्री का बेसिस होता है एक कंट्री को बनाता है इसके लिए उस सर्टेन आइडियल्स के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्योंकि वो सर्टेन आइडियल्स आएगा कहाँ से एक कॉन्स्टिट्यूशन से सो इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो सर्टेन आइडियल्स जो हर सिटीजन चाहते हैं इस आइडियल में हम लोग रहे इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है सेकंड अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी हम लोगों की जो सोसाइटी है उनके उस सोसाइटी का जो फंडामेंटल नेचर है उसके बारे में बताता है एक कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत है Third point, a constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. Look at this. A constitution helps serve as a set of rules and principles. इसका मतलब एक constitution में उस set of rules and principles होते हैं that all person in a country can agree upon जिसमें सारे पर्सन एक कंट्री के सारे पर्सन जिस रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर अपने एग्री होते हैं हाँ ठीक है ये रूल होना चाहिए एज द बेसिस ऑफ वे और यही होता है जो बेस होता है इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न ये सारे सिटीजन चाहते हैं जो कुछ सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल के थ्रू एक कंट्री चले और वो प्रिंसिपल और सर्टेन जो रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं वो किसने कौन प्रोवाइड करेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है Now the fourth point, this includes the type of government, also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. दिस इंक्लूड्स द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या रहता है कि किस तरह से गवर्नमेंट होगा क्या ये डेमोक्रेटिक होगा क्या मोनार्की होगा किस तरह का गवर्नमेंट होगा एंड ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स एवं कुछ सर्टेन जो आइडियल्स होता है जहाँ ये होना चाहिए इसके ऊपर सबका एक एग्रीमेंट रहेगा दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड जो एक कंट्री में कुछ सर्टेन आइडियल्स होता है कुछ आइडियल्स की वजह से एक कंट्री रहते हैं तो उसमें सबका सम्मति चाहिए उस सबके सम्मति में कुछ आइडियल्स होता है जो आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हैं इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें किस तरह का गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक या मोनार्की किस तरह का गवर्नमेंट है ये हमें पता चलता है नंबर वन नंबर टू उसमें कुछ आइडियल्स होता है जो एक कंट्री का बेसिस होता है जिसके ऊपर एक कंट्री बनते हैं उस चीज रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है When Nepal was monarchy, it reflected the final authority of the king. After transition of Nepal into a democracy, it started the process of writing as a new constitution for the country. When Nepal was a monarchy, जब नेपाल एक monarchy था मतलब जो a country ruled by a king, इस कंट्री पहले एक किंग के द्वारा रूल किया जाता था तो इस टाइम इट रिफ्लेक्ट द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द किंग की फाइनल अथॉरिटी यहाँ पर सब कुछ था मगर आफ्टर ट्रांजिशन ऑफ नेपाल इनटू डेमोक्रेसी अब नेपाल डेमोक्रेसी से मोनार्की से डेमोक्रेसी में ट्रांसफर हो गया सो इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री सो जब डेमोक्रेसी में ट्रांसफर हो गया तब इनको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत पड़ा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स रेगुलेशन सब कुछ रहते हैं तो उसको बनाने की जरूरत पड़ गया तो नेपाल ने ये स्टार्टेड कर दिया था Next point, in a democracy, leaders exercise their power responsibly on the behalf of the people. एक डेमोक्रेसी में क्या होता है जो लोग
चुनते हैं, जो लोग वोटिंग के द्वारा जो लीडर्स को चुनते हैं, उनके पास पावर को यूज करने का अथॉरिटी रहता है। तो वो लोग अथॉरिटी पर्सन है जो पावर को यूज कर सके, किसके तरफ से, लोगों की तरफ से, क्योंकि हर लोग तो डेमोक्रेसी में रूल नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, लोग वोटिंग के द्वारा कुछ लीडर सिलेक्ट करते हैं, और वो सारे लीडर कि एक डेमोक्रेसी में उनके पास वो अथॉरिटी रहते हैं जो अपने पावर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन lays down rules, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डेफिनेट रूल्स रेगुलेशन है दैट गार्ड, जो गार्ड सेव करते हैं अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। हमें जो नेता को चुना है, वो नेता जाके अपने पावर को मिसयूज कर सकते हैं। तो अगर उस वो लोग अपने पावर को, जो लीडर है वो अपने पावर मिसयूज ना कर पाए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स रेगुलेशन के है, जो रूल्स रेगुलेशन जो हम लोगों का सेफगार्ड है, जो वो लोग अपने पावर को मिसयूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरत है, क्योंकि ये सारे रूल्स रेगुलेशन कहाँ से मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। क्योंकि वो लीडर जो पावर यूज करते हैं, किसके थ्रू यूज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स रेगुलेशन को उसके थ्रू यूज करते हैं। तो उसके लिए एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसके लिए हमें ये बुक्स, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही जरूरत है। नेक्स्ट, a constitution plays an important function in a democracy to ensure that a dominant group does not use its power against any person, group or organization। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं एक डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये हमें इंश्योर करते हैं जो डोमिनेंट ग्रुप, जो सोसाइटी को डोमिनेट कर रहा है, वो डोमिनेट ग्रुप वो अपने पावर को मिसयूज ना कर पाए कोई पर्सन, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध। तो उसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ही एक डेमोक्रेसी कंट्री में बहुत ही एक मेजर रोल प्ले करते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर सारे लोग वो लीडर बन गए, वो अपने अपने पावर यूज करने लग गया, वो डोमिनेंट जो ग्रुप है, वो डोमिनेंट जो सोसाइटी में डोमिनेंट जो ग्रुप है, वो ग्रुप जो वीक सेक्शन है, जो अदर पर्सन, उनको उनको पोलराइजेशन करने लग गया, उनको उनको मिस यूज करने लग गया, तो अपने प्रॉफिट में यूज करने लग गया, उनके ऊपर अत्याचार करने लग गया। तो ये सारे चीजों के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, क्योंकि ये लोग इंश्योर करते हैं जो सारे लोगों की इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी मिले, और ये मिलते किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। ओके, मेजॉरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी, कुछ माइनॉरिटी का मेजोरिटी होते हैं, सो माइनॉरिटी का जो होते हैं, अगर मेजोरिटी ने माइनॉरिटी के ऊपर टायरनी कर सकता है, डोमिनेशन कर सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रिवेंट करते हैं, सब लॉ के सामने इक्वल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये चीज को इंश्योर करते हैं। तो ये सारे चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन। The Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take and which may have an adverse effect on the larger principle that our country believes in। Constitution help करते हैं protect us against certain decision, कुछ decision लिया गया है उसके help करते हैं protect करने के लिए, that we might take, जो हम लोग ले सकते हैं, and which may have an adverse effect on larger principle of the country believes in। जो लार्जर पीपल है, जो बिलीव करते हैं, जो प्रिंसिपल ऊपर बिलीव है उनका, अगर हो सके उसके ऊपर ऐसा कोई डिसीजन लिया गया जो उसको हार्म करे, तो इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन से बचने के लिए या इस सिचुएशन को रोक किसके थ्रू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होगा। सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही जरूरत है। अभी तक हम सभी ने जाना जो व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होता है। अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेट द डिमांड फॉर अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिमांड किया था एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए, उनका डिमांड था। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस assertion for an independent constituent assembly formed
only of Indians gained momentum. सेकेंड वर्ल्ड के दौरान जब इंडिया ने कुछ मोमेंटम हासिल किया था, कुछ पॉजिटिव मोमेंटम हासिल किया था, तब तब ये असर्शन किया गया था, जो फॉर्म असर्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म, तब ये इंडिपेंडेंट असेंबली का फॉर्म किया गया था। एंड दिस वाज कन्वेंट इन दिसंबर 1946, ये बनाया गया था दिसंबर 1946 में, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया था एंड दिसंबर 1946 में ये बनाया गया था। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, इस 3 इयर्स के दौरान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, बनाया था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया था, नंबर 1 पॉइंट। दिसंबर 1946 में ये बनाया गया था और दिसंबर 1946 नवंबर 1949 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था। किसने ड्राफ्ट किया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। Next point, it was adopted by Constituent Assembly of India on 26 November 1949. So इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया था। It became effective on 26 जनवरी 1950. So मगर ये इफेक्टिव हुआ था 26 जनवरी 1950 से इफेक्टिव हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गृहीत अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में और इसको इफेक्टिव किया गया था 26 जनवरी 1950 को। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें याद रखना है। नाउ वी विल डिस्कस की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The Indian national movement had been active in the struggle for independence from British rule for several decades. So Indian national movement चला था जो इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए, वो बहुत सारे डिकेड चला था। डिकेड्स का मतलब होता है कि एक डिकेड मतलब होता है 10 इयर्स। सो बहुत सारे डिकेड्स ये मूवमेंट चला था। फेडरलिज्म। Federalism means this refer to the existence of more than one level of government in the country. मतलब फेडरलिज्म मतलब एक कंट्री में जो गवर्नमेंट होता है उनके बहुत एक से ज्यादा लेवल होता है, उससे कहते हैं फेडरलिज्म। जैसे इन इंडिया वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज। सो इंडिया में 3 टायर्स और 3 लेवल्स देखा जाता है। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल में, एक स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में, एक पंचायत राज लोकल में। तो ये 3 लेवल्स हमें दिखा जाता है, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर एक जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन guarantees universal adult suffrage for all citizens. Universal adult suffrage means सारे लोगों को जो भी 18 साल और उसके ज्यादा है उनको राइट टू वोट देने के अधिकार, इसको करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज, इस चीज को गारंटी करते हैं जो भी 18 साल उसका ज्यादा है उनको वोट देने के अधिकार है, इस चीज को गारंटी करते हैं, इंश्योर करते हैं। दिस मीन्स पीपल हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब है पीपल जो लोग है वोटिंग के द्वारा वो अपने रिप्रेजेंटेटिव और लीडर को चुन सकते हैं, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स। एक स्टेट्स में और कंट्री में 3 तरह का ऑर्गन्स है, जो इसीलिए के पावर को अलग 3 ऑर्गन्स में बांटा गया है। एक है लेजिस्लेचर, सेकेंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशियरी। सो जो पावर का सिंगल एक अथॉरिटी के पास है, ऑर्गन के पास नहीं दिया गया है। इस पावर को 3 कैटेगरी के 3 ऑर्गन्स बांटा गया है, एक लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। लेजिस्लेचर मीन्स रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो लोगों ने जो वोट करके जो लीडर को चुनते हैं उससे कहते हैं लेजिस्लेचर, उनके पास कुछ पावर होते हैं। Number 1, the executive is a smaller group of people who are responsible
फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट सारे डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पर जो लोग रिक्रूटमेंट होते हैं उनको सारे एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, क्योंकि जो जो लेजिस्लेचर जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं या जो रूल्स और रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ये एग्जीक्यूटिव। सो ये है दूसरे पार्ट। तीसरे, द जुडिशियरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। कंट्री में जो कोर्ट का सिस्टम है, जो हम कोई भी कुछ हुआ कोर्ट में कोर्ट में जा सकते हैं, तो ये सिस्टम को जुडिशियरी सिस्टम कहा जाता है। इस तरह से जो इंडियन के पूरे पावर है इसको 3 ऑर्गन में सेपरेट किया गया है। किसी के एक ऑर्गन के पास पूरे पावर नहीं दिया गया है। नाउ वी डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फंडामेंटल राइट्स होता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेंस कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। जो स्टेट अपने एब्सोल्यूट या अपने मनमानी की पावर यूज ना कर पाए सिटीजन के ऊपर, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब जो लीडर हम लोगों ने चुना है, जो लीडर चुना गया है, अगर वो सारे लीडर बन के जो गवर्नमेंट बना, अगर वो अपने अपने मनमानी के हिसाब से पावर यूज करेंगे तो कैसे होगा? इस चीज को सिटीजन को क्या हालत होगा? तो सिटीजन को इस चीज से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Next, the Constitution guarantees the right of individual against the state as well as against other individual. Constitution एक इंडिविजुअल का जो राइट्स होता है उनको गारंटी करते हैं, चाहे वो स्टेट के अगेंस्ट में हो चाहे अदर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में हो। तो उनको एक हर पर्सन के जो राइट्स होता है, इंडिविजुअल जो राइट्स होना चाहिए उसको गारंटी करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट्स है। व्हिच आर नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी मतलब सबको, लॉ एवं कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब इक्वल है, चाहे गरीब अमीर कोई भी हो, कोई भी धर्म के आदमी, सारे इक्वल है। दिस इज कॉल्ड राइट टू इक्वालिटी। चाहे गर्ल्स बॉयज, ठीक है, मेल फीमेल सारे इक्वल है लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। सो इसे कहते हैं राइट टू इक्वालिटी। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। जो सबके पास एक फ्रीडम है, जो वो चीज को कहते हैं राइट टू फ्रीडम। नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए, इसके ऊपर भी एक राइट है। एक्सप्लॉयटेशन क्या है? एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है, जनरली जो मतलब होता है, जो किसी इंसान को अपने काम में अपने स्वार्थ के लिए यूज करना, उसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। मान लो एक फैक्ट्री में जो मिनिमम वेजेस है 200, अगर कोई ओनर ठीक है 150 से किसी को काम करवा रहा है, तो उसका तो एक्सप्लॉइट कर लिया ना, उसको सैलरी, उसको वेजेस, उसका वेतन कम दिया, उसको जो डेली जो वेजेस होता है वो कम दिया और काम भी करवा लिया, तो इसे कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन। इस चीज के ऊपर राइट होता है। नेक्स्ट, नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर इंसान को अपने धर्म को मानने का, पालन करने का अधिकार हो, इसे कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। नंबर 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सारे इंसान को अपने कल्चर को सस्टेन करने की, कल्चर को मानने की, उसको पालन करने की अधिकार हो। और सारे, चाहे बॉय हो, गर्ल हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, इसका भी राइट कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। नंबर 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशन जो रेमेडीज होते हैं उसका भी राइट यहाँ पर होना चाहिए। ये सारे है फंडामेंटल राइट्स। ये है 6 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Next, in addition to fundamental rights, the Constitution has a section called Directive Principle of State Policy. फंडामेंटल राइट्स के सिवा भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी एक है। इट इंश्योर्स, अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या करते हैं? इट इंश्योर्स ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो सामाजिक एवं इकोनॉमिक का जो रिफॉर्म होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसको इंश्योर करते हैं। एंड टू सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट। इंडियन का जो एक स्टेट इंडिपेंडेंट है उसका भी गाइड के हिसाब से काम करते हैं। टू स्टेट टू institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. इंडियन स्टेट जो लॉज है, इंस्टीट्यूट जो लॉ है व पॉलिसी है, जो भी है,
जो पॉवर्टी लोगों को मासेस मींस पीपल के जो पॉवर्टी है उनको रिड्यूस कम करने के लिए जो पॉलिसी या लॉज है उसको करने के लिए जो एक प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सो फंडामेंटल राइट्स तो है, उसके साथ भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी लोगों को एक ग्रेटर सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देते हैं। नेक्स्ट, अ सेकुलर स्टेट is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। क्यों? यहाँ पर स्टेट कोई भी एक रिलीजन को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया। यहाँ पर सभी ने अपना अपना रिलीजन है, जितने भी रिलीजन चाहे हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सारे अपना रिलीजन मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं सेकुलर स्टेट। Next, the Constitution plays a crucial role in playing out the ideals that we would like all citizens of country to adhere it, including the representative that we elect to rule us। Constitution plays a crucial role in laying out the ideals। Constitution एक ideals कुछ ideals को बनाते हैं that we should like all citizens of country to adhere, जो ideals सारे citizen पालन करे, इवन इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव दैट वी सिलेक्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव हमने सिलेक्ट किया, जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाए वो भी पालन करे और जो आम इंसान है वो भी पालन करे। तो इस चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक कुछ आइडियल्स बनाते हैं जो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जो कुछ आइडियल्स बनाते हैं जो सिटीजन भी मानते हैं और जो लोग गवर्नमेंट में है, जो गवर्नमेंट फॉर्म किया है, जो वोटिंग कर रहे थे उन वो भी मानते हैं। तो दोनों को मान जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी इसको मान के चलते हैं, उसका पालन करते हैं। ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें, फंडामेंटल राइट्स के पास साथ भी हमें फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। Hopefully all of you understand today's discussion. Thank you so much.